हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गाइड 10। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक को स्टडी करवाएंगे। बट देखो, टॉपिक हर एक चीज़ छोटा ही होता है। मेन है कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे स्टडीज कर रहे हैं, उसको इसके बारे में कैसे आप इनोवेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है दैट इज एविडेंस ऑफ ह्यूमन। बड़ा कुछ ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है ना। दैट इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। टॉपिक का नाम है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। कि देखो, अभी तक हमने एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। एवोल्यूशन होता क्या है, कौन कौन से थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इस वगैरह मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया हूँ, ब्रीफली डिस्कस कर लिया हूँ। तो उन सब को फिर से रिटर्न करने में कोई ज़रूरत नहीं लगता है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वो चेक कीजिए और वीडियो को स्टडीज कीजिए फिर से। चलिए, हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो हेडिंग देते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ये टॉपिक है, और इस टॉपिक को आज क्या करना है, डिस्कस करना है। तो एविडेंस का जो मेन पार्ट है, एविडेंस जिसका नाम है प्लिएंटोलॉजिकल एविडेंस, जो है इट इज द मेन एविडेंस। तो फर्स्ट हो गया प्लिएंटोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस 2 नंबर में आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल एविडेंस। एविडेंस एविडेंस 3 नंबर में आता है बायो जियोग्राफिकल एविडेंस। एविडेंस 4 नंबर में आता है बायोकेमिकल एविडेंस। 6 नंबर लास्ट आता है आपका वेस्टेजियल ऑर्गन। वेस्टेजियल वेस्टेजियल एविडेंस। एविडेंस तो हम पहली बात करेंगे प्लिएंटोलॉजिकल एविडेंस की। प्लिएंटोलॉजिकल एविडेंस में हम मेन पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में। स्टडी स्टडी ऑफ फॉसिल, इसको हम बोन्स भी बोलते हैं। और इस बोन्स के एज को चेक करने के लिए, ये जो बोन्स है इसको, इसके एज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। 5 नंबर में है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस।
एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। इसी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में हम डायनासोरस डायनासोर्स डायनासोर इसी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में हम डायनासोरस का फॉसिल के बारे में भी स्टडी किए थे। और जब डायनासोरस का फॉसिल मिला था सबसे पहली बार, तो इसको चेक करने के लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज किए थे, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज किए थे। और इसी में हम क्रोकोडाइल के फॉसिल का भी यूज चेक किए थे, क्रोकोडाइल के फॉसिल का भी यूज किए थे इसमें। और चेक किए थे कि इसका एज, इसके बोन्स जो है क्रोकोडाइल का, जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें हम जनरली होमोलोगस एंड एनालॉगस के बारे में चेक करते हैं। होमोलोगस होमोलोगस एंड एनालॉगस। अब ये होमोलोगस क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, जब हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो मालूम चलेगा। फिर हम इसमें पढ़ते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में हम जनरली इससे पहले ही जो क्लास लिए थे जिसमें हम बताए थे डार्विन फिंचेस के बारे में। डार्विन फिंचेस डार्विन फिंचेस जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है, ये डार्विन फिंचेस जो रूल्स दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस पे वो बेस्ड है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। और आता है बायोकेमिकल एविडेंस। कुछ ऐसे केमिकल है जिसको बहुत पहले ही डिस्कवर किया गया था, और उस केमिकल्स के द्वारा भी हम इस एविडेंस को चेक करते हैं कि ये इवोल्यूशन के पार्ट हैं। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस के बारे में जानते हैं। इस एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में हम जनरली एम्ब्रायो को चेक करते हैं कि वो एम्ब्रायो में कैसा कैसा चेंजेस आए होंगे। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक मेल गैमेट है, मान लो ये मेल गैमेट है, और एक हमारे पास फीमेल गैमेट है। तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट जो फ्यूज होंगे तो जाहिर सी बात है एम्ब्रायो आएंगे, और ये एम्ब्रायो डेवलप होके ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। तो जब एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस हम चेक करते हैं, सिर्फ एम्ब्रायो को चेक करेंगे कि ये जो एम्ब्रायो है इसमें कुछ वेरिएशन आया है कि नहीं आया है। तो अगर हम देखें तो ये जो एम्ब्रायो है, भले किसी का भी एनी ऑर्गेनिज्म का, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रायो जो है वो स्टार्टिंग में उसका करेक्टर जो होता है सेम होता है। जैसे जैसे ये एम्ब्रायो डेवलप होके और फेस में कन्वर्ट होंगे, वैसे वैसे इसका करेक्टर क्या होगा, चेंजेज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो जो भी एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में चेक करेंगे कि एम्ब्रायो क्या चेंजेस आए कि नहीं आए, तो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज में जो भी ऑफस्प्रिंग है, एम्ब्रायो हैं, वो क्या होंगे, सेम करेक्टर के होंगे। तो इसमें कोई इतना बड़ी बात है नहीं। फिर लास्ट होता है आपका वेस्टेजल ऑर्गन। ये एक ऐसा ऑर्गेन्स है, वेस्टेजल एविडेंस। इसमें हम ऑर्गेन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पिन्ना मसल, पिन्ना मस्कल्स। इसमें हम थर्ड मोलर टीथ के बारे में बात करते हैं, थर्ड मोलर टीथ। और इसमें हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो है आपका थर्ड वेस्टेजल एविडेंस है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेन्स है, ये तीनों क्या ऑर्गेन्स है, पिन्ना मसल्स, थर्ड मोलर टीथ एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये तीनों क्या ऑर्गेन्स है जिसका हम कभी यूज नहीं करते हैं, और ये ऑर्गेन अभी भी बॉडी में प्रेजेंट है।
फिर एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस हम बता ही दिया कि अगर किसी भी ऑफस्प्रिंग को एम्ब्रायो स्टेज में देखेंगे तो उसका कैरेक्टर सेम रहेगा, जैसे जैसे वो एडल्ट में चेंज होंगे, जैसे 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 इसका एम्ब्रायो डेवलप होंगे वैसे वैसे उसका कैरेक्टर क्या होगा, चेंजेस होगा। तो इसमें भी कोई बड़ी खास नहीं है। मेन इसमें आता है बायोकेमिकल एविडेंस भी एक ऐसा एविडेंस है जिसमें हम बहुत साल पहले ही इस पे डिस्कस किया गया था और केमिकल को डिस्कवरी किया, फिर उन्होंने देखा कि इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे और अभी भी कुछ मेडिसिन ऐसे आते हैं जिसमें न्यू इनोवेशन करके बनाया जाता है, तो वो एक बायोकेमिकल एविडेंस है इवोल्यूशन को शो करने के लिए, तो ये भी उतना खास नहीं है। फिर आता है आपका बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ये क्या है, डार्विन फिजिक्स का को रिलेट करता है, जैसे कि लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पढ़े थे और डार्विन ने एक बुक लिया था जिसका नाम था ओरिजिन स्पीसीज, ओरिजिन स्पीसीज, ओरिजिन स्पीसीज। इसमें मेन दो चीज फिर से पढ़ लेते हैं, एक पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। हो सके तो हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। तो अब डिफाइन करेंगे कि इवोल्यूशन का एविडेंस कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा था प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये जो प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस है नोट करते रहिएगा, अभी से हम डिफाइन करते हैं। प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस, दैट एविडेंस in which we study of fossil of any organism। नोट कीजिए, मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस है इसमें हम ये ऐसा एक एविडेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसके स्टडी करते हैं, तो फॉसिल के, यानी फॉसिल को कोमा में लिख दीजिएगा, बोन्स, बोन्स, बोन्स लिख दीजिएगा कोमा में। स्टडी करते हैं फॉसिल्स, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड एज प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें जब प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस को डिफाइन किया तो उस टाइम जो था सबसे पहले obtained of fossil, obtained of fossils of dinosaurs obtained of fossils of dinosaurs by sedimentary rock salt and a study of age of fossil, कोस्ट में लिखेगा बोन्स, by radio कार्बन डेटिंग, by radiocarbon dating method। जो लिखा है कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, एक बार रीड कर देते हैं। हमने बोला कि ऑब्टेन्ड ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स को ऑब्टेन किया गया ऑफ सेडिमेंट ऑफ डायनासोरस, डायनासोरस के फोसिल को ऑब्टेन किया गया बाय सेडिमेंट्री रॉक साल्ट। अब ये सेडिमेंट्री रॉक साल्ट क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही देते हैं। हम देखे थे रॉक साल्ट, पिछले ही वीडियो में देखे हैं, चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, उसमें हम रॉक साल्ट के बारे में पढ़ाया होगा। हमारे पास रॉक साल्ट 3 टाइप्स के आते हैं, जिसमें हमारा जो बोन्स है, हमारा जो बोन्स है, फॉसिल है, वो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जो रॉक साल्ट है इसमें प्रेजेंट होता है और इसी से
बोन्स इसी से फॉसिल को क्या किया गया था, ऑब्टेन किया गया था। और इससे आगे जानकारी के लिए वो चेक कर सकते हैं, वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है मुझे। और वो ऑब्टेन किया बाय सेडिमेंट्री रॉक साल्ट एंड स्टडी ऑफ एज। फिर उन्होंने जब जब फॉसिल को ऑब्टेन किया, डायनासोरस फॉसिल को ऑब्टेन किया, तो स्टडी किया उसके एज के बारे में, फॉसिल के एज के बारे में स्टडी किया। किसके द्वारा? बाय रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। इसका मतलब ये समझ में आया होगा कि भले किसी का भी बोन्स रहे, किसी का भी फॉसिल रहे, हम उसके एज को अगर डिनोट करना है, एज को अगर स्टडी करना है, पता करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट एविडेंस के बारे में जानेंगे। सेकेंड एविडेंस था मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंस। देखो इसमें जो हम नाम से नाम से ही हम डिफाइन कर देंगे कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस होता क्या है। अगर इस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करें, इसका एक नाम और है, दैट इज होमो वो है होमोलोगस। और इस एनाटॉमिकल जो एविडेंस है, इसका एक और नाम है जिसका नाम है एनालोगस। इसके बारे में और अगर जानना चाहे तो कुछ स्पीसीज होते हैं, जैसे कि छोड़िए, हम स्पीसीज दिखा रहे हैं, मान लो कि ये एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज ये है, मतलब मेन बहुत सारे स्पीसीज होते हैं पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे स्पीसीज क्या होते हैं, वहां से ट्रांसफर होके, या फिर कह सकते हैं कि रोटेशन करके, या फिर मूव करके एक एक गिवन एक गिवन जगह पे आ जाते हैं, एक गिवन स्पेस में आ जाते हैं। तो इस तरह के जो इवोल्यूशन हुआ है, ये भी तो चेंजेस ही है ना। ये सब पहले, जैसे कि मान लो कोई स्पेसीज हैं, कोई बर्ड्स हैं, जो कि वो रहता था इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, भले कहीं पर रहता था, वो वहां से मूव करके इंडिया में आ गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हुए होंगे, वहां से ट्रांसफर करके, वहां से मूव करके यहाँ आया, तो कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा। तो वही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एरिया से एक गिवन एरिया में आता है, तो उसको हम उस स्पेसीज को हम डाइवर्जेंट कहते हैं। और कुछ स्पेसीज ऐसे भी होते हैं, कुछ स्पेसीज ऐसे भी होते हैं जो किसी एक गिवन स्पेस में था, किसी एक गिवन स्पेस में था, लेकिन ये यहाँ से मूव करके कहीं और, कहीं और, कहीं और, मतलब यहाँ से निकल के चला गया दूसरे दूसरे एरिया में। तो ऐसे जो इवोल्यूशन है, ऐसे जो चेंजेस हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल देंगे। तो ये तो हुआ समझाना। चलो डिफाइन भी करते हैं। होमोलोगस ऑर्गेन, होमोलोगस एविडेंस, एविडेंस also known as also known as diver divergent divergent evolution। इसी में जो एनालॉगस इवोल्यूशन है, एनालॉगस एविडेंस, एनालॉगस एविडेंस also known as convergent
इवोल्यूशन। थोड़ा सा डिफाइन कर दें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। डाइवर्जेंट that homologous organ having same structure but different function। एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि तो डाइवर्जेंट को हम डिफाइन किए दैट होमोलोगस ऑर्गेन हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, मतलब ऐसा होमोलोगस ऑर्गेन। अब होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ पे डिफाइन किया है कि होमोलोगस ऑर्गेन जो है इसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं, यानी डाइवर्जेंट को ही हम होमोलोगस ऑर्गेन कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है, ऐसा ऑर्गेन। होमोलोगस ऑर्गेन एक ऐसा ऑर्गेन्स है जिसका जो स्ट्रक्चर है सेम दिखेगा। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करता हूँ, ह्यूमन हैंड ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बर्ड। दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम होगा बट उसका फंक्शन जो है डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर बताना चाहो, ह्यूमन का हार्ट जो है वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं, खाने में करते हैं, कभी दौड़ते हैं तो हार्ट भी फ्लो फ्लो में चलता रहता है। लेकिन यही बर्ड की हम बात करें, बर्ड का जो पंख है, विंग है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाई करने के लिए यूज में आते हैं। तो उसका भले उसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है, हाथ ह्यूमन का हाथ और बर्ड का विंग जो है स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बनावट सही है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन का हाथ की बात करें तो ये लगभग 27 इंडिविजुअल से बने होते हैं, इंडिविजुअल से बने होते हैं। यही अगर हम बर्ड के विंग की बात करें, यानी बर्ड्स का जो पक्षी का जो पंख है उसको बनावट बात करें, मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन के बने होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है सेम होगा लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट that organs having same function but different structure called as convergent। और पोस्ट में लिख लीजिए एनालॉगस, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा कि कन्वर्जेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गेन्स। यानी एक ऐसा ऑर्गेन्स जिसका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उससे वैसे ऑर्गेन्स को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। एग्जाम्पल तो सबको चाहिए। फर्स्ट, wings of bird and wings of insect। बर्ड के जो पंख होते हैं, पक्षी का जो पंख होता है वो फ्लाई करने में यूज आता है, और इंसेक्ट का जो पंख होता है वो भी
फ्लाई करने में ही यूज आता है, उड़ने में ही काम आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसका फंक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसे जो ये सब जो आप देख रहे हैं स्पीसीज, ये कैसा स्पीच कहलाएगा, कन्वर्जेंट स्पीसीज कहलाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन सेम है। लेकिन अगर उसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे कि बर्ड का जो विंग होता है ये बना होता है मेड अप ऑफ, इससे पहले भी हम लिख दिए हैं, मेड अप ऑफ काइटिन का। यहीं अगर हम इंसेक्ट के विंग को देखें, यहीं अगर हम इंसेक्ट के विंग की बात करें तो ये बने होते हैं फोर लिम्ब का। और एग्जांपल लीजिएगा तो एक होता है आई ऑफ बर्ड एंड आई ऑफ ह्यूमन। वैसे आंख भले किसी का भी लीजिए तो उसका फंक्शन सेम ही है। उसका फंक्शन क्या है, सिर्फ लुकिंग फॉर अ वर्ल्ड, वर्ल्ड को ही देखना। तो ये भी एक तरह का आपका क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही है। तो आज इतना ही रखते हैं वीडियो को। और इस टॉपिक में हम जो डिस्कस किए हैं दैट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये इंड होता हुआ दिख रहा है, इंड हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास होगा डॉट सेशन भी होगा जिसमें क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू लेटर।